हेलो बच्चों, 11th क्लास के वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने 11th की जो ऑनलाइन क्लास लास्ट थर्सडे को हुई थी, मतलब हमने पढ़ा था लास्ट ऑनलाइन क्लास में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यहाँ तक हम PDF भी भेज चुके हैं और अपना चैप्टर हो भी चुका है। ठीक है, उसके आगे का जो हमने करवाया है क्लास में वो हम आपको समझा रहे हैं और समझाने के बाद उसकी जो PDF है वो हम ग्रुप पर सेंड करेंगे। तो आप सभी से मेरा कहना है कि आप वीडियो देखकर उस चीज़ को समझें जो हम समझा रहे हैं, और इसकी जो PDF रहेगी वो हम आपको ग्रुप पर सेंड करेंगे। तो उसके आपको नोट्स बनाना है, उसको देखकर आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके आगे जो हमने पढ़ाया मैथ्स की प्लांक क्वांटम सिद्धांत के बाद उसका डेरिवेशन हमने आपको समझाया था और उसकी पिक भी हमने सेंड की थी। आज जो हमें पढ़ना है, हम बता रहे हैं नील्स बोर का सिद्धांत, मतलब बोर का परमाणु मॉडल क्या है। ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल को क्यों दिया गया, सबसे पहली बात ये आती है। तो इसके लिए जो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल दिया गया उसकी कमियों को दूर करने के लिए तथा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित सन 1913 में बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उसने क्या कहा तो उसको देखें। उस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक परमाणु का आवेश है, यहाँ बीच में प्लस लिखा। इस प्लस का मतलब क्या है, चूंकि रदरफोर्ड ने पहले बता दिया कि परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक में पॉजिटिव कण पाए जाते हैं। और पॉजिटिव कण कौन से होते हैं, पॉजिटिव कण होते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन होते हैं। मतलब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसमें से प्रोटॉन का जो नेचर है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसलिए हम इसे हमेशा प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो बोर ने जो अपने परमाणु मॉडल में कहा, बोर ने कहा फर्स्ट इज कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम कक्षा कहते हैं। कक्षा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसे आवर्त। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था उसमें कि इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गतिशील है, वह लगातार चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा को अवशोषित करता है और ना ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा स्थिर है और इसलिए इन्हें हम स्थिर ऊर्जा कक्षा के नाम से भी जानते हैं, स्थिर ऊर्जा कक्षा। ये इसका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट था कि बोर ने इन कक्षाओं को के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी दिया। इन कक्षाओं को बोर ने KLMN के नाम से संकेत दिया या उसे समझाया। फोर्थ पॉइंट था कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करता है तो ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है। मतलब किसी बाह्य स्रोत से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, किसी बाह्य स्रोत से इसने ऊर्जा ग्रहण की और ऊर्जा को ग्रहण करके हाई एनर्जी लेवल पर जाता है। मतलब ये जो है ये उच्च ऊर्जा कक्षा है, उसमें वह कक्षा है जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है यहाँ पर, और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे कम समय तक रहता है। और जब यह वापस अपनी मूल कक्षा में आता है, ग्राउंड ऑर्बिट से मूल कक्षा में आता है तो एनर्जी का उत्सर्जन करता है, और जब एनर्जी को उत्सर्जित करता है तो वही दृश्य क्षेत्र में हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। दृश्य क्षेत्र क्या है, यह हम आपको पहले बता चुके हैं कि दृश्य क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें हम अपने कलर को देख पाते हैं। हम
हमारी आंखें केवल दृश्य प्रकाश को ही देख पाती हैं। तो यहाँ वह एनर्जी का उत्सर्जन करेगा, वही हमें प्रकाश दृश्य क्षेत्र में कलर के रूप में दिखाई देगा। लास्ट पॉइंट है उसका बोर का कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π के सरल गुणक होता है। मतलब जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2π का सरल गुणक होगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे और सभी कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2π का सरल गुणक होता है। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन गतिशील है, इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है और जब इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है इसका मतलब है इसके कोणीय संवेग का मान h/2π के सरल गुणक है। तो इस तरीके से ये बोर का परमाणु मॉडल था जिसमें उसने 5 पॉइंट को बताया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो और समझो। फर्स्ट है कि नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे बोर ने ऑर्बिट कहा या कक्षा। दूसरा उसने कहा कि चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है ना ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, मतलब उसकी ऊर्जा स्थिर है और स्थिर ऊर्जा होने के कारण इन कक्षाओं को हम स्थिर ऊर्जा कक्षा के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पॉइंट उसने कहा कि ये कक्षाएं क्या होती हैं, KLMN होती हैं। इसके आगे भी होता है, यदि परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो हम KLMN OPQRST, इसलिए हमें यहाँ डॉट 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 10 आया। फोर्थ पॉइंट उसने कहा कि यदि कोई परमाणु बाहर से ऊर्जा ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन जब बाह्य स्रोत से ऊर्जा को ग्रहण करता है तो हाई एनर्जी लेवल पर जाता है और हाई एनर्जी लेवल पर वह बहुत कम समय के लिए रहता है। जब वह वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, मूल अवस्था में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वही ऊर्जा दृश्य क्षेत्र में हमें प्रकाश कलर के रूप में दिखाई देती है। लास्ट पॉइंट उसने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π के सरल गुणक होता है। तो इस तरीके से 5 पॉइंट हैं जो बोर ने दिए और बोर के इन 5 पॉइंट के लिए हम आपको PDF भेज देंगे इसके नोट्स, ठीक है। तो हमने इन 2 क्लासेस में जो पढ़ाया इसके पहले हमारा रिवीजन हुआ जो भी बच्चे आए, ठीक है। इसके आगे हमने जो सिलेबस करवाया उसकी ये वीडियो है। अब हमें पढ़ना है मुख्य रूप से कक्षा, उपकक्षा और कक्षक के बारे में, मतलब क्या है ये सब चीजें। तो कक्षा जिसे इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या सेल कहते हैं। दूसरा है उपकक्षा, उपकक्षा के लिए सब ऑर्बिट भी बोलते हैं और सब सेल भी कहते हैं, सब ऑर्बिट। और तीसरा है कक्षा जिसे कहते हैं हम ऑर्बिटल, इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं। तो कक्षा के बारे में बताया था बोर नामक वैज्ञानिक, ठीक है। उपकक्षा के बारे में बताया सोमरफेल्ड वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने उपकक्षा के बारे में बताया। और कक्षक के बारे में बताया जीमन नामक वैज्ञानिक। अभी तक आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते आए हैं वो बोर के अनुसार लिखते आए हैं। बोर के अनुसार मतलब 2, 8, 18, 32 इस टाइप से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु में उसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। किसी भी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ठीक है। तो आता है कक्षा, उपकक्षा और कक्षक है क्या। तो सबसे पहले आपको कल्पना करनी है कि एक हॉल है, एक लंबा चौड़ा हॉल है। उस हॉल का केवल एक ही दरवाजा है अंदर आने का, मेन गेट एक ही है। हॉल मीन्स कक्षा, हॉल मीन्स होता है कक्षा, कक्षा मीन्स फिर उस हॉल का यदि हम पार्टीशन कर दें, उसे हम 2 भागों में बांट दें और मेन गेट एक ही रहे, तो हॉल का जो पार्टीशन किया हुआ है, पार्टीशन करने के बाद वो क्या है, वो सब ऑर्बिट है, वो
कक्षा है, जो हाल के पार्टीशन करने के बाद हमें कमरे मिले हैं वो क्या है, हमारी उपकक्षा है। और फिर हम उन कमरों का भी पार्टीशन कर देंगे, उन्हें भी हम विभिन्न भागों में बांट दें, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कक्षक कहलाएंगे या ऑर्बिट कहलाएंगे, सॉरी ऑर्बिटल कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से, हमें मालूम है कि एल एम एन एन कैसी कक्षा के, पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा और भी बाद में कक्षाएं आएंगी। तो जो कक्षा जितने संख्या में होती है, जितने क्रमांक पर होती है, उसकी उपकक्षाएं होती है। अतः जैसे हमने कहा कि हमारी पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में केवल एक ही उपकक्षा होगी, कि माने पहली कक्षा, और पहली कक्षा का मतलब एक ही उपकक्षा, पहली एक नंबर एक पहली कक्षा, पहली कक्षा में एक उपकक्षा आएगी एस। ठीक है, मतलब एस अकेला इकलौता है, के का केवल एक ही भाई है एस, या के का केवल एक ही लड़का है एस, जो इकलौता है। अब एस उपकक्षा भी कहलाएगी और इसका ऑर्बिटल है कक्षक भी एस ही कहलाएगा, क्योंकि इकलौता है, इसका कोई भाई नहीं। ठीक है, तो एस की पहली कक्षा है, पहली कक्षा में एक उपकक्षा होगी एस और इसका एक ही ऑर्बिटल होगा, कक्षक होगा एस। सेकंड कक्षा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने नंबर की जो कक्षा होगी उसमें उतने ही उपकक्षाएं होंगी। मतलब हमने कहा कि पहली कक्षा है तो इसमें एक ही उपकक्षा होगा, इसका कक्षक एक ही है, लेकिन कक्षक एक नहीं होगा, केवल के लिए एक ही कक्षक होगा एस, एक ही उपकक्षा होगी एस। एस के अंदर एस की बात हो रही है। सेकंड कक्षा एल, सेकंड कक्षा एल है, एल की दो उपकक्षाएं होती हैं एस और पी। मतलब हम कह सकते हैं कि एल के दो बेटे एस और पी, जो दोनों भाई, एल में दो कक्षाएं हो गई एस और पी। अब एस और पी हुई है तो जी एस क्योंकि अकेला है तो होता है तो एस आएगा, और पी के तीन भाई हैं, पी के तीन भाई कौन से हैं, पी की तीन संतानें हुई पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एल के दो बेटे एस पी, एस की कोई संतान नहीं, एस अकेला है। पी की तीन संतानें हुई, कौन कौन सी, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एम माने तीसरी कक्षा। अब जब हम तीसरी कक्षा कह रहे हैं तो तीसरी कक्षा में तीन उपकक्षाएं होंगी एस पी डी, तीन उपकक्षाएं। अब तीन उपकक्षाओं में हमें पता है एस इकलौता है, पी की तीन संतानें पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो हमें डायरेक्ट लिख रहा है एस 3 पी। और डी की पांच संतान कौन सी हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इस तरीके से डी की पांच प्रकार है, डी के पांच प्रकार है, पी के तीन टाइप है यहाँ। अब आए चौथी नंबर फोर कक्षा कौन सी है, एन में क्या होंगे एस पी डी और एफ। मतलब एन के चार टाइप है एस पी डी एफ। अब एस का इकलौता अकेला है तो हमने एस लिख दिया इसका। पी के थ्री टाइप है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो हमने यहाँ 3p लिख दिया। डी के 5 टाइप जो अपन ने देखे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया 5d। और एफ के 7 टाइप है, मतलब एफ की 7 संतानें हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7f। अब हमें ये देखना है कि बोर्ड में जो कहा कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं 2 8 18 32 के हिसाब से आते हैं, तो क्या यहाँ बोर्ड का सिद्धांत सही है, हमें ये सिद्ध करना है। अब हमारी बात ध्यान से सुने, ये कक्षाएं, ये उपकक्षाएं, मतलब कक्षा के अंदर उपकक्षा और उपकक्षा के अंदर कक्षा। अब किसके कितने होंगे, तो
क्योंकि पहली कक्षा है, इसका केवल एक ही उपकक्षा है, इसका केवल एक ही कक्षा है, ठीक है। एल दूसरी कक्षा है, इसमें 2 कक्षा है, एस और पी, और इसकी कितनी कक्षा है? 4 कक्षा है, एक एस 3 पी, तो टोटल कितने हो गए? 4। तीसरी कक्षा है एम। एम के 3 उपकक्षाएं एस पी डी, राइट। तो एस पी डी के कितने हो गए? एक एस 3 पी और 5 डी, मतलब कितने हो गए? 5 और 3 8 और 1 9। 9 कक्षा हो गए किसमें? एम कक्षा में। एन की 4 कौन कौन से? एस पी डी एफ। एस पी डी एफ में आप देखें, एक एस 3 पी 5 डी और 7 एफ। तो कितना हो गया? 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। मतलब एन कक्षा में 16 कक्षा होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और प्रत्येक कक्षक में ओनली और ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं। प्रत्येक कक्षक बोल रहे हैं ऑर्बिटल्स, कक्षक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आप भरें, देखो यहाँ 2, फिर आ जाओ इसमें 2 आया, 2 2 2 4 2 6 और 2 8। प्रत्येक कक्षक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी एक्स कक्षा क्या देगा? पी वाई भी कक्षक है, पी जेड भी कक्षक है। इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 और इसमें 2, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए? 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए? 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए। आप इनको गिन के देखना, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब आती है बारी तीसरी कक्षा की, तो देखो तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, तो यहाँ 6 कर दिए। डी के चूंकि 5 टाइप है और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। सो कितने हो गए? 10 और 6 16 और 2 18। तो यहाँ पर आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ में कितना आएगा? यहाँ 2 3 पी में 3 पी के ऑर्बिटल्स हैं, 6 10 14, मतलब यहाँ टोटल आ गए कितने? 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जो बोर्ड ने कहा 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बाद में सोमरफेल्ड और जीवन ने भी इसे सिद्ध करके बताया कि हाँ ये बात सही है। बोर्ड ने जो कहा था वो सही है। चाहे हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरें, चाहे हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरें, इलेक्ट्रॉन 2 8 18 32 के हिसाब से ही भरे जाएंगे। और यही सिद्धांत था। अब मतलब अब हमें कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखना है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो देखना और इसमें समझना कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, क्योंकि इसके आगे की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सिखाएंगे। ओके।